अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। करंट अफेयर्स के आउटलाइन के तमाम टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इश्यूज और इसमें हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल एंड कोपेनहेगन एकॉर्ड। सो हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम किन अहम पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के असरात को डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के बायस कौन से मसाइल का सामना है। देन हम देखेंगे पॉइंट क्योटो प्रोटोकॉल का कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल के अहम नुकात क्या थे, क्योटो प्रोटोकॉल के चैलेंजेस और कमजोरियों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन कोपेनहेगन मुआहदे को हम डिस्कस करेंगे कि कोपेनहेगन मुआहदा जो था वो क्या था और कोपेनहेगन मुआहदे की क्या खामियां थी। देन कोपेनहेगन मुआहदे के तहत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कोपेनहेगन मुआहदे के बाद आलमी सतह के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई, इस पॉइंट को भी देखेंगे। पाकिस्तान के मौसमियाती चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आलमी सतह के ऊपर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए किस किस्म के बैन अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं। Environmental issues have become one of the most urgent challenges facing the world today. So among these, global warming stands out as a major threat to both the planet and humanity. So this has prompted nations to come together to find solutions to mitigate its impact and reduce the harmful impacts of climate change. ठीक है, जो माहौलियाती मसाइल हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पूरी दुनिया में ये सबसे जो है वो अहम है और फौरी हल तलब चैलेंजेस हैं, ठीक है। इनके अंदर जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ जो हमारा सियारा है इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो इस मसले के हल के लिए दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, मिलकर वो मुख्तलिफ मुआहदों के ज़रिए इक़दामात उठाने की उन्होंने कोशिश की है ताकि जो इसके असरात हैं, इस मौसमियाती तब्दीली के जो कि नुकसानदेह असरात हैं, इनको कम किया जा सके, ठीक है। और मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। तो इस सिलसिले में आलमी सतह के ऊपर जो कुछ मुआहदे किए गए थे, ठीक है, जिस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल है, कोपेनहेगन मुआहदा है और ग्लोबल वार्मिंग है, तो इससे निपटने के लिए ये अहम इक़दामात हैं। लेकिन जो बैन-अक़वामी सतह है इसके ऊपर ताउन को यकीनी बनाने के लिए और इसके अलावा मौसर अमल को मुमकिन बनाने में अब भी मुश्किलात का सामना है, ठीक है, अब भी इसमें चैलेंजेस मौजूद हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन मुआहदे को हम डिस्कस करेंगे, जिसका मकसद इनकी अहमियत को समझना है, इनके मकासद को समझना है और मौजूदा सूरत हाल को समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग का, इसके काजेज़, इसके इम्पैक्ट्स और इसकी करंट सिचुएशन। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ज़मीन की जो औसत सतह है उसके जो दर्जा हरारत है उसमें तवील मदती इज़ाफ़ा है, ठीक है। तो इस तवील मदती इज़ाफ़े को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि ज़मीन की औसत सतह के ऊपर है, जो ज़्यादातर जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से होता है, ख़ास तौर पर जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, इनके अखराज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज़ ख़ारिज होती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। तो ये गैसेज़ जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और इस तरह इसकी वजह से फिर जो सियारा है वो गर्म हो जाता है। और अहम ग्रीन हाउस गैसेज़ जो हैं जिनका अखराज होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंदर गैसेज़ शामिल हैं। तो ये जो गैसेज़ हैं ज़्यादातर ये फॉसिल्स ईंधन के जलने की वजह से होता है, जंगलात की कटाई की वजह से होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, ज़राई सरगर्मी हैं, उनके ज़रिए ये गैसेज़ खारिज होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज़ क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो अहम असबाब हैं इनमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करने में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा सबब है वो तवानाई की जो पैदावार है और इसके अलावा नक़्ल हमल है और इसके अलावा सनत के लिए जो कोयला तेल और गैस का यानी कि जलाना इसके अंदर शामिल है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में, बड़ी मिक़दार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। सो ट्रीज़ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हाउएवर डिफॉरेस्टेशन especially in tropical regions reduce the planet's ability to absorb carbon dioxide and exacerbating
एक्सरबेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जंगलात की कटाई होती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन खास तौर पर जो गर्म इलाके हैं उनमें जंगलात की कटाई कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने की सलाहियत को कम करती है, जिससे फिर ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ज़राअत है, जो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, खास तौर पर जो है वो मवेशी पालना है, मीथेन गैस ये पैदा करते हैं, और इसके जो एक ताकतवर ग्रीन हाउस ये गैस है, इसके अलावा जो मसनूई खाद्य हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड है, इनके अखराज में ये इजाफे का सबब बनते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं। मैनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एज बाय प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट प्रोडक्शंस एंड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सनती सरगर्मियाँ हैं, कई सनते हैं जैसे कि कीमाई मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट की तैयारी है और कचरे का अखराज है, ये ग्रीन हाउस गैसेज को बतौर यानी कि ज़मीनी असर पैदा करती हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स को, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो टेम्परेचर में इजाफा होता है, इसके अलावा आइस कैप्स की मेल्टिंग होती है, सी लेवल्स बढ़ता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसके अलावा इसका जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे यानी कि नुमाया असर है वो दर्जा हरारत में इजाफा है। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर इजाफा होता है, जो कि जिससे मौसम और माहौलियाती निज़ाम जो है वो मुतासर होता है। इसके अलावा फिर बर्फानी जो तोदे हैं वो पिघलते हैं, समुद्री सतह में इजाफा होता है। ठीक है, तो इस सियारे के गर्म होने से ग्लेशियर और इसके अलावा जो कुतबी बर्फ़ है वो पिघल रही है, जिससे समुद्री सतह में इजाफा होता है, और ये साहिली जो शहर हैं उनके अंदर कम ऊंचाई वाले ममालिक के खतरे का ये बायस बनता है। उसके बाद शदीद मौसमी हालात हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जो समुद्री तूफ़ान आता है, खुश्क साली है, और इसके अलावा सैलाब हैं, गर्मी की लहरें हैं, ये इस तरह के शदीद मौसमी वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा बार बार और शदीद होते जा रहे हैं, जिनका जो असर है वो तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक दोनों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के ऊपर इसके असरात हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से माहौलियाती निज़ाम में तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, तो इससे जो स्पीशीज़ हैं दैट आर अनेबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस फेस एक्सटिंक्शन। ठीक है, जो ऐसे स्पीशीज़ ऐसे जानदार जो नए हालात के साथ मुताबिकत नहीं पैदा कर सकते, जो नए हालात में अडॉप्ट नहीं हो सकते, ठीक है, उनके फिर ख़त्म होने का खदशा बढ़ जाता है। और उसके बाद ज़रूरी पैदावार के ऊपर भी असरात होते हैं, यानी मौसमी हालात में तब्दीली और शदीद दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा पैदावार में कमी का वजह बनता है, ख़ासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनमें, जहाँ पर काश्तकारी के लिए मुस्तहकम मौसम ज़रूरी होता है। अब हम इसके देखें करंट सिचुएशन को और पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो कई ममालिक की तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सो कंट्री एक्सपीरियंस मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स, ऑल ऑफ विच इफेक्ट एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, मुल्क में सैलाब, गर्मी की लहरें और खुश्क साली के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जो ज़राअत के ऊपर मनफी असर डाल रहे हैं, और पानी की जो कमी है इसका भी खतरा बढ़ रहा है। सो पाकिस्तान इज आल्सो highly vulnerable to melting glaciers in the Himalayas, which could lead to water shortages in the future. पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं इनमें हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने का जो अमल है वो पानी की कमी की सूरत में मुस्तकबिल में शदीद खतरा पैदा कर सकता है। तो पाकिस्तान की मईशत का क्योंकि बड़ा हिस्सा ज़राअत के ऊपर मुनहसर है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसकी बड़ी आबादी के पेश नज़र जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं उनसे निपटने के लिए दाखिली सतह के ऊपर इक़दामात और इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बैन-अक़वामी तावन की ज़रूरत है। उसके बाद हम दूसरा जो है पॉइंट देखते हैं, जो कि है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए एक आलमी कोशिश है। ठीक है, सो व्हाट वाज द क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो जापान में मंजूर होने वाला एक बैन-अक़वामी मुआहदा था। ठीक है, जिसका मकसद क्या था कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी सतह के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी लाना। So it came into force in 2005 and required industrialized countries to reduce their emissions of 6 key greenhouse gases: carbon dioxide gas, methane gas, nitrous oxide gas, HFC, PFC, and SF6 by an average of 5.2% below the levels present in 1990. ये मुआहदा जो था यानी क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2005 में
जो है वो नाफिजुल अमल हुआ था और इसमें सनती ममालिक को पाबंद किया गया कि वो 6 अहम ग्रीन हाउस गैसेस जो जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, नाइट्रो ऑक्साइड है, HFC है, PFC है और SF6 है, ये जो गैसेस हैं, ठीक है, इनके अखराज को 1990 की सतह से औसतन 5.2% कम करें, ठीक है। और अब हम इसके अहम खसूसियात डिस्कस करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के। तो इसकी खसूसियात में शामिल था कि क्योटो प्रोटोकॉल ने जो है वो सनती जो ममालिक हैं उनके ऊपर अखराज में कमी के बाज़ाब्ता हदाफ मुकर्रर किए थे। सो एज दे वर हिस्ट्रिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द एमिशंस, क्योंकि जो ममालिक माजी में ज़्यादातर अखराज के ज़िम्मेदार रहे हैं। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट था, इसकी दूसरी खसूसियत है फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है। प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM और मुश्तरका अमल जैसे जो है वो तरीके शामिल थे ताकि ममालिक को अपने अहदाफ को ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर पूरा करने में मदद मिल सके। उसके बाद है इसमें कार्बन मार्केट। सो प्रोटोकॉल सेट अप अ कार्बन मार्केट वेयर कंट्रीज कुड ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स विच अलाउड मोर इकोनॉमिकली एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर एमिशन रिडक्शंस, ठीक है। प्रोटोकॉल ने एक कार्बन मार्केट कायम की, ठीक है, जहाँ पर ममालिक को कार्बन क्रेडिट्स का जो है वो तबादला कर सकते थे, जिससे अखराज में कमी के लिए ज़्यादा मौसर इक़्तिसादी हल मुमकिन हुए। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ममालिक को पाबंद किया गया कि वो अपने अखराज को बाकायदगी से मॉनिटर और रिपोर्ट करें ताकि अखराज में कमी के हदाफ की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। देन हम डिस्कस करते हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल के चैलेंजेस को कि क्या चैलेंजेस आए इसको इम्प्लीमेंट करवाने में या जो है इसके नताइज हासिल करने में, और इसके ऊपर इसकी हदूद क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। So lack of participation by developing countries, US withdrawal, uneven progress, then aspirations and transition. So ये इसके challenges थे क्योटो प्रोटोकॉल को जो दरपेश थे। तो तरक्की पजीर ममालिक की जो शिरकत थी उनकी कमी रही, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ने सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए पाबंद हदाफ मुकर्रर किए थे, जिसमें चीन और जो इंडिया जैसे अहम तरक्की पजीर ममालिक शामिल नहीं थे, जो अब दुनिया के बड़े जो है वो अखराज कुंदा में शामिल हैं, यानी कि इंडिया और चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा इनके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह की गैसेस को के अखराज में। और उसके बाद फिर है अमेरिका का इनखला है, अमेरिका ने विड्रॉ किया जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस के सबसे बड़े जो है वो अखराज कुंदा है या इमिटर्स है। तो 2001 में इस मुआहदे से ये दस्तबरदार हो गया और सदर उस वक्त जो अमेरिका के थे वो सदर जॉर्ज W बुश थे, तो उन्होंने मुआहदे से इनखला की वजह से जो है वो मुमकिन मुआशी असरात को कहा। उसके बाद अनइवन प्रोग्रेस है, यानी कि गैर मतवाजन पेशरफ्त। So while some countries made significant progress in reducing their emissions, others, especially in developing world, were not obligated to do so. So this uneven commitment made it difficult to reach global targets. ठीक है, कुछ ममालिक ने अखराज में कमी के लिए बेहतर पेशरफ्त की, जबकि तरक्की पजीर जो ममालिक थे वो इस सिलसिले में उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से आलमी हदाफ का हसूल मुश्किल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो पहली मुद्दत थी वो 2012 में ख़त्म हो गई थी, फिर जिससे इसके मुस्तकबिल के ऊपर सवालात उठने लगे थे, ठीक है। तो जैसे मज़ीद बैनुल-अक़वामी मुआहदे बनाए गए, तश्कील दिए गए थे, ठीक है, तो इसी वजह से बाद में पेरिस मुआहदा भी यानी कि बना था। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान रोल इन क्योटो प्रोटोकॉल के इस इक़दाम में, इस प्रोटोकॉल में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा। सो पाकिस्तान जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो दस्तखत कुंदा था और इसे अखराज में कमी के हदाफ पूरा करने का पाकिस्तान को पाबंद नहीं किया गया था, ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर पाकिस्तान को यानी कि समझा गया, मुल्क समझा गया, डेवलपिंग कंट्री समझा गया, तो इसके बावजूद पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बातचीत में भरपूर हिस्सा लिया, डिस्कशंस में हिस्सा लिया, ठीक है, एंड हैज़ टेकन स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट एड्रेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और माहौलियाती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए कुछ पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद भी किया। सो पाकिस्तान ने जो है वो CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल भी किया ताकि जो मौसमियाती तब्दीलियों के जो बेहतर मंसूबे हैं, ठीक है, उनके लिए माली वसाइल तक रसाई हासिल की जा सके। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं जो कि है कोपेनहेगन अकॉर्ड, अ टर्निंग पॉइंट इन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। कोपेनहेगन मुआहदा ये भी आलमी सतह के ऊपर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोशिश है और कोशिश थी जो कि आलमी माहौलियाती पॉलिसी में एक अहम मोड़ था। सो व्हाट वाज कोपेनहेगन
ایکارڈ کا کوپنہیگن معاہدہ کیا تھا؟ کوپنہیگن معاہدہ 2009 میں ڈنمارک کے شہر کوپنہیگن کے اندر اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کوپ 15 میں طے پایا تھا۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ کیوٹو پروٹوکول کی طرح جو قانونی طور پر یعنی کہ پابند معاہدہ نہیں تھا، لیکن اس نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے اوپر عالمی سطح کے اوپر کارروائی کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک اہم قدم کی نمائندگی کی۔ دین کی فیچرز آف دا کوپنہیگن ایکارڈ، پھر ہم اس معاہدے کی اہم خصوصیات کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوپنہیگن معاہدے میں ممالک کو اپنے اخراج میں کمی کے ہدف مقرر کرنے کی اجازت دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ عالمی اخراج کو صنعتی دور سے پہلے کی درجہ حرارت سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے تک محدود کرنا ضروری ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں فائنینشنل کمٹمنٹ تھی، یعنی کہ مالیاتی وعدے کیے گئے۔ اس کی خصوصیت تھی کہ ترقی یافتہ ممالک نے وعدہ کیا کہ وہ 2020 تک ہر سال $100 بلین، ٹھیک ہے، $100 بلین فراہم کریں گے تاکہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں اور اس کے اثرات سے مطابقت کے لیے سپورٹ فراہم کر سکیں۔ اس کے بعد اس میں ہے اڈاپٹیشنز اینڈ میٹیگیشنز، ٹھیک ہے۔ تو کوپنہیگن معاہدے نے اخراج میں کمی اور مطابقت یعنی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے دونوں پہلوؤں کے اوپر انہوں نے توجہ دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی خصوصیت تھی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی۔ معاہدے میں اخراج میں کمی اور مالیاتی وعدوں کی نگرانی میں زیادہ شفافیت کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو بھی چیلنجز کا سامنا رہا اور اس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی رہی۔ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس معاہدے کو کوپنہیگن ایکارڈ کو کن چیلنجز کا سامنا رہا۔ اس میں پابند ہدف کی کمی تھی، ٹھیک ہے۔ کیوٹو پروٹوکول کے برعکس جو کوپنہیگن تھا، یہ اس معاہدے میں ممالک خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک تھے ان کے لیے اخراج میں کمی کے پابند ہدف شامل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ تعمیل کو یقینی بنانا محدود رہا۔ دین پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہم دیکھتے ہیں، یعنی سیاسی اختلافات۔ ممالک کے درمیان خاص طور پر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان اخراج میں کمی اور اس کے علاوہ مالی اعانت کی ذمہ داری کے حوالے سے جو ہے وہ کافی واضح اختلافات تھے۔ کچھ ترقی پذیر جو ممالک تھے ان کا خیال تھا کہ ترقی یافتہ ممالک کافی اقدامات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ نو comprehensive agreement, the Copenhagen Accord failed to produce a comprehensive legally binding global treaty which made environmental activists and experts saw a missed opportunity، ٹھیک ہے۔ اس کے جو کوپنہیگن معاہدہ تھا وہ ایک جامع قانونی طور پر پابند عالمی معاہدہ فراہم کرنے میں ناکام رہا، جسے بہت سے ماحولیاتی کارکنان اور ماہرین نے ایک ضائع شدہ موقع کہا۔ دین پاکستان پوزیشن آن دا کوپنہیگن ایکارڈ، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوپنہیگن معاہدے کے اوپر پاکستان کا موقف کیا تھا۔ پاکستان نے ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر، ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر کوپنہیگن معاہدے میں مطابقت اور کمی کے لیے مالی معاونت کی فراہمی کے اوپر زور دیا۔ پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ترقی یافتہ ممالک کو اخراج میں کمی میں قیادت کرنی چاہیے، جبکہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے کمزور ممالک کی مدد کے لیے موسمیاتی مالی اعانت کی اہمیت کے اوپر بھی زور دیا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کرنٹ سچویشنز، گلوبل ایفرٹس اینڈ پاکستان چیلنجز، گلوبل ایفرٹس پوسٹ کوپنہیگن۔ موجودہ صورتحال، عالمی کوششیں اور پاکستان کو درپیش چیلنجز۔ کوپنہیگن کے بعد جو عالمی کوششیں کی گئیں، کوپنہیگن معاہدے کے بعد اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کے جو فریم ورک کنونشن تھا UNFCCC کے تحت عالمی ماحولیاتی بات چیت جاری رہی، ٹھیک ہے۔ ون آف دا موسٹ سگنیفیکینٹ آؤٹ کمز واز دا پیرس ایگریمنٹ اڈاپٹیڈ ان 2015 which aim to limit global temperature rise to well below 2 degrees centigrade and pursue effort to limit the rise to 1.5 degree centigrade، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کا سب سے جو اہم نتیجہ تھا وہ 2015 میں منظور ہونے والا پیرس معاہدہ تھا، جس کا مقصد عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رکھنا اور اس اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنے کی کوششوں کو فروغ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرس معاہدے جیسے معاہدات کے ذریعے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن عالمی سطح کے اوپر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں اضافہ
اور ممالک اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو صورتحال کی سنگینی بڑھ رہی ہے اور ماہرین جو ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر فوری اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے اثرات شدید ہوں گے. دین پاکستان کلائمیٹ چیلنجز. پاکستان کے موسمیاتی چیلنجز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے سلسلے میں کن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی حساسیت کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر سیلاب آتے ہیں، خشک سالی بھی ہے، اس کے علاوہ ہیٹ ویو کا بھی شکار ہے پاکستان. شدید گرمی کی لہریں آتی ہیں جیسے شدید اس طرح کے موسمی واقعات پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور ملک کی معیشت میں زراعت کا بڑا حصہ ہے کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس پر موسم کی شدت کا خاصا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. دین انرجی سیکٹر ڈیپینڈنس. پھر توانائی کے شعبے میں جو انحصار ہے، پاکستان توانائی کی پیداوار کے لیے بڑی حد تک جو ہے وہ فوسل فیولز کے اوپر انحصار کرتا ہے. پاکستان میں توانائی کا بھی شدید بحران رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا بھی باعث بنتا ہے، یعنی کہ فوسل فیولز کے اوپر انحصار کرنا گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کی وجہ بنتا ہے. تو پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ سولر اور ونڈ جیسی جو قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں، رینیوبل ریسورسز ہیں، ان کے ذرائع ان کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو. So climate adaptations and mitigation. Pakistan requires financial and technical support to develop climate resilient infrastructure and mitigate the effects of the climate change. The country has also been calling for more equitable global climate action. ٹھیک ہے. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالی اور جو ہے وہ تکنیکی معاونت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تاکہ موسمیاتی جو مزاحم ہے انفراسٹرکچر اس طرح سے انفراسٹرکچر بنایا جا سکے جو اس طرح کے موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرے. ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستان عالمی سطح کے اوپر زیادہ منصفانہ موسمیاتی کارروائی کا مطالبہ بھی کرتا رہا ہے. کنکلیوڈ کرتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کو کہ عالمی درجہ حرارت یعنی گلوبل وارمنگ از ون آف دا موسٹ سگنیفیکینٹ چیلنج آف آور ٹائم and international agreements like the Kyoto Protocol, Copenhagen Accord have made efforts to combat climate change. ٹھیک ہے. آج کے دور کے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں گلوبل وارمنگ، ان میں سے ایک ہے کیوٹو پروٹوکول. کوپن معاہدے جیسے بین الاقوامی معاہدات نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا کو ایک پائیدار مستقبل کے حصول میں اب بھی مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان سمیت تمام ممالک کو مل کر جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات جاری رکھنے چاہیے. پاکستان جو ہے وہ لائک ادر ڈیولپنگ کنٹریز گلوبل وارمنگ میں عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے اثرات سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری سے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد کی ضرورت ہے تاکہ اخراج میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں ان کے مطابقت کی کوششوں میں معاونت حاصل کی جا سکے، مدد حاصل کی جا سکے. ٹھیک ہے. while there have been some successes, the road ahead will require sustained global cooperation, political will and meaningful commitments from all countries to address these pressing issues. ٹھیک ہے. کچھ کامیابیاں تو حاصل ہو چکی ہیں لیکن یہ آگے کا جو سفر ہے وہ عالمی سطح کے اوپر مستقل تعاون، سیاسی عزم اور تمام ممالک کی جانب سے مؤثر عہد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سمرائز کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہم نے کن اہم پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے. عالمی درجہ حرارت میں اضافے یعنی گلوبل وارمنگ کی وجوہات کو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ گلوبل وارمنگ میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں. تو اس میں اضافے کی وجوہات میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فوسل ایندھن کا استعمال ہے، جنگلات کی کٹائی ہے، زراعت اور صنعتی سرگرمیاں شامل ہیں. فوسل ایندھن جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے. جنگلات کی کٹائی سے قدرتی کاربن جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. زرعی عمل خصوصاً جو مویشی پالنے سے میتھین گیس اور مصنوعی کھادیں ان کے استعمال سے نائٹرس آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے. دین ہم نے ڈسکس کیا کہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کیا ہیں. تو گلوبل وارمنگ کے اثرات میں درجہ حرارت میں ٹمپریچر میں اضافہ ہے، برفانی تودے پگھلتے ہیں، سمندری سطح میں اضافہ ہوتا ہے، شدید موسمی واقعات ہوتے ہیں جس طرح سے طوفان آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، خشک سالی ہے، جانداروں کی بقا کے اوپر یہ سارے خطرات شامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ اثرات جو ہیں وہ فصلوں کی پیداوار کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جو زیادہ تر زراعت کے اوپر انحصار کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ پاکستان کو گلوبل وارمنگ کے باعث کون سے مسائل کا سامنا ہے. تو پاکستان کو شدید گرمی، سیلاب، خشک سالی اور پانی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا ہے. پاکستان کی جو زراعت ہے وہ گلوبل وارمنگ کے اثرات سے متاثر ہو رہی ہے. ہمالیہ کے گلیشیئرز کے پگھلنے سے مستقبل میں پانی کی کمی کا خطرہ بھی ہے.
और उसके बाद हमने पॉइंट देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल एक बैन अवी मुआहदा था जो 1997 में मंजूर हुआ था और 2005 में नाफिज हुआ था। इसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करने के लिए सनती ममालिक को ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज को 1990 की सतह से 5.2% कम करना था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अहम नुकात को हमने डिस्कस किया कि क्योटो प्रोटोकॉल के अहम नुकात क्या थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अहम नुकात में सनती ममालिक के लिए पाबंद हदाफ, कार्बन मार्केट, अखराजात की निगरानी शामिल थी। इसमें कार्बन क्रेडिट के जरिए ममालिक को इक्तसादी तरीकों से अखराज कम करने का मौका दिया गया। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के चैलेंजेस और कमजोरियों को भी हमने डिस्कस किया कि क्योटो प्रोटोकॉल की कमजोरियाँ क्या थी। तो कमजोरियाँ ये थी कि इसने तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको पाबंद नहीं किया था, जिससे बड़ी तादाद में अखराज करने वाले ममालिक जैसे कि चीन और इंडिया इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसके अलावा अमेरिका ने भी अलहदगी से अख्तियार कर ली थी और बाकी ममालिक में नाहमवार तरक्की भी प्रोटोकॉल की कामयाबी में रुकावट साबित हुई। फिर कोपेनहेगन मुआहदा क्या था, हमने देखा कि कोपेनहेगन मुआहदा 2009 में तय पाया और ये एक गैर पाबंद मुआहदा था। ठीक है, जिसमें ममालिक को दर्जा हरारत में इजाफे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए अपने हदाफ तय करने का मौका दिया गया था और इस मुआहदे में तरक्की पजीर ममालिक के लिए माली इमदाद का अहद भी शामिल था। देन हमने डिस्कस किया कि कोपेनहेगन मुआहदे की क्या खामियां थी। तो कोपेनहेगन मुआहदे में पाबंद हदाफ की कमी थी, जिससे ममालिक को अपनी मर्जी से हदाफ तय करने की इजाज़त मिली। इसके अलावा तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान जिम्मेदारियों पर इख्तलाफात भी मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कोपेनहेगन मुआहदे के तहत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था। तो पाकिस्तान ने कोपेनहेगन मुआहदे की हिमायत की और माली इमदाद के मुतालबे के ऊपर जोर दिया ताकि तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने में मदद मिल सके। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि तरक्की याफ्ता ममालिक को अखराज में कमी की क़यादत करनी चाहिए। ठीक है, कोपेनहेगन मुआहदे के बाद आलमी सतह के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई। कोपेनहेगन मुआहदे के बाद पेरिस मुआहदा 2015 सामने आया था, जिसका मकसद दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करने के लिए कोशिशें करना है। ठीक है, तो अब भी आलमी अखराजात में इजाफा हो रहा है और कई ममालिक अपने हदाफ तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान के मौसमियाती चैलेंजेस को हमने उसके बाद डिस्कस किया कि पाकिस्तान के मौसमियाती चैलेंजेस क्या हैं। तो पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इंतहाई खतरे में है। सैलाब, गर्मी की लहरें हैं, खुश्क साली मुल्क को शदीद मुतासर कर रही है। ठीक है, मुल्क में तवानाई की ज़्यादातर जो पैदावार है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर मबनी है, जिसकी वजह से मुल्क के माहौलियाती जो तवाज़न है वो बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आलमी सतह के ऊपर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हमने डिस्कस किया कि आलमी सतह के ऊपर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए पेरिस मुआहदे समेत मुख्तलिफ मुआहदे किए गए हैं, जिनका मकसद ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज को कम करना है, काबिल तजदीद तवानाई के ऊपर मुंतकिल होना है और आलमी सतह के ऊपर इन हदाफ को पूरा करने में मसाइल और ताख़ीर भी मौजूद है। देन हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए किस किस्म के बैन-अक़वामी तावन की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को माली और तकनीकी दोनों तरह की मदद की ज़रूरत है ताकि वो मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर सके और इसके साथ साथ जो काबिल तजदीद तवानाई में मुंतकिली के लिए आलमी तावन की भी पाकिस्तान को ज़रूरत है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है ग्लोबल इश्यूज़ में जो हमारा 4th पॉइंट था, यानी इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन मुआहदे। ये जो मुआहदे थे आलमी सतह के ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कोशिशें थी। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।